बस वही है ना। Hello, dear students. Can you hear and see me? Hello, dear students. Good evening. Can you hear me? Audibility and visibility? Okay, very good evening. Very good. Let us begin today's class. Start करते हैं आज की class. Okay. Actually, there was some issue of internet. मेरे पास वाईफाई चले गया था, तो इसीलिए क्लास देर से स्टार्ट हो रही है. ओके, तो अभी ठीक हुआ. टेक्नीशियन अभी आके ठीक किया है. So that's why the delay. Very good. Very good evening to all of you again. So let us begin today's session. Continue from where we have seen last class. हाँ, लेट हो गया सूरज, क्योंकि अभी बताया ना मैं कि इंटरनेट का प्रॉब्लम था. मेरे पास इंटरनेट नहीं आ रहा था. हाँ, पक्का एयरटेल का है सोमेंद्रा, आपने सही कहा, एयरटेल का ही है, क्योंकि जियो का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है. या सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन प्लीज. हाँ, सिलेबस कुछ लैग हो रहा है, लेकिन वील ट्राई टू कवर अप, डोंट वरी. जो लोग ये वीक में एडमिशन लिए हैं या पहली क्लास है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस वॉच कर फॉलो करें, वरना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सीपीयू शेड्यूलिंग के एंडिंग में हैं. प्रीवियस लेक्चर पूरा रिकैप तो नहीं कर सकूंगा मैं. हम ये प्रॉब्लम पे स्टॉप किए थे. ओके, तो देखिए अब आप, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ दिस प्रॉब्लम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग पर. मुझे कई लोगों ने ईमेल किया, मेनी पीपल हैव ईमेल मी विथ रिगार्ड टू दिस सोल्यूशन. मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था ये प्रॉब्लम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग पर, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग पर, assuming ideal time of 1 unit, assuming delta scheduling overhead delta is equal to 1. मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था कि आप आइडल टाइम डिटरमिन करना है या परसेंटेज ऑफ सीपीयू आइडलनेस डिटरमिन करना है. कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो मैं चाहूँगा कि प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये डेटा है. There are 3 processes, 1, 2, 3. What is the completion time of process? पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम ये क्वेश्चन देखेंगे बाद में. ठीक है, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मैंने आंसर करने के लिए कहा. वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू. इसका आंसर बता दीजिए मुझे. सिमिलर गेट क्वेश्चन, एंड फॉर दैट यस, सिमिलर गेट क्वेश्चन. So the answer for this question I have slightly modified. So answer for this question should be 13. The answer for this question should be 13. जो गेट का वेरिएशन था वो 12 है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, राइट. ये डेटा को मैं नेक्स्ट पेज पर कॉपी कर लूँगा. तो देखिए फिर से एक बार डेटा ये है कि देयर आर 3 प्रोसेसेस हैविंग इनफाइनाइट इंस्टेंसेस. Their arrival time of the first instance is 1. The burst time requirement of all the 3 processes are 1 to 4. The period of arrival of the instances is 3, 7, 20. And the priority is 1 by 3, 1 by 7, 1 by 20. Highest priority है, lowest priority है. इसके लिए हमें completion time of the first instance of the first process. Many people are saying correct. I appreciate you, congratulate you those who got 13. मैं यहाँ पर solve कर रहा हूँ, क्योंकि
शायद कई स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं किए हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं डेटा यहाँ पर रिकलेक्ट कर रहा हूँ। विल राइट प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, बर्स्ट टाइम, सो आई हैव 1 2 3। ठीक है, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज 1, बर्स्ट टाइम्स आर 1 2 4। एंड देखिए आप प्रीवियस पेज, तो बर्स्ट टाइम है, पीरियड ऑफ अराइवल है, फिर इंस्टेंसेस, पीरियड ऑफ अराइवल, पीरियड ऑफ अराइवल इज 3 7 and 20। तो यहां पर अगर हम बात करें इंस्टेंसेस कौन से टाइम पर आएंगे, तो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ऑल इज अवेलेबल एट टाइम 1, सो दिस विल अराइव एट नेक्स्ट 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड सो ऑन। और ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस का। सेकंड प्रोसेस का फर्स्ट इंस्टेंस टाइम 1 पर है, नेक्स्ट इंस्टेंस आएगा 8, 8 + 7 15 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकंड थर्ड प्रोसेस है फर्स्ट इंस्टेंस 1, सेकंड इंस्टेंस 21, नेक्स्ट आएगा 41 एंड सो ऑन। चलिए प्रायोरिटी यहां पर लिख लेंगे हम, रिवर्स ऑफ और इनवर्स ऑफ प्रायोरिटी इज इनवर्स ऑफ पीरियड। तो इनवर्स मीन्स 1/3, 1/7, 1/20। तो मैंने कहा दिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, इंस्टेंस मीन्स द सेम प्रोसेस, इंस्टेंस सेम प्रोसेस। इंस्टेंस का मतलब यह है कि वही प्रोसेस फिर से आ रहा है। जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, एक ही क्लास के कई आप मल्टीपल कॉपीज जब बनाएंगे तो इंस्टेंस बोलते हैं उसे। तो सेम प्रोसेस P1 फर्स्ट इंस्टेंस है, ये सेकंड इंस्टेंस है, थर्ड इंस्टेंस है, फोर्थ इंस्टेंस है, ऐसा। तो अगर आप गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे प्रोसेस का, देखिए आप, अगर आप मान के चले दिस इज रेडी क्यू, तो इन रेडी क्यू एट टाइम 1 देखिए आप this CPU. So please follow carefully those who have not done. 0 to 1 is idle. 0 to 1 is idle. Right? So in ready queue, I will write like this. First process, first instance is available. Second process, first instance is available. Third process, first instance is available. तो ये तीन प्रोसेस में सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? Because this is preemptive priority based scheduling. Type of scheduling is preemptive priority based. तो मान लीजिए कब जब भी आपके पास प्रोसेसेस हो, वो प्रोसेस को आप शेड्यूल करेंगे जिसकी प्रायोरिटी हाई हो। तो सब ये तीन प्रोसेसेस में सबकी हाई प्रायोरिटी है P1, सो आई एम गोइंग टू शेड्यूल P1 1, इट इज गोइंग टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ टाइम, सो इट कंप्लीट्स एट टाइम 2, इट कंप्लीट्स एट टाइम 2। टाइम 2 पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब रहे आपके पास P2 एंड P3, उन दोनों में हाई प्रायोरिटी है P2 की, so we are going to run P2 1. How long? It is going to take 2 units of burst time. So अगर मान लीजिए मैं 2 units तक वर्क करा, 2 units, so 2 + 2 4. Now at time 4, P2 finishes its execution. So therefore we are going to complete this. Now at time 4, what processes are going to be there in the ready queue? What processes are going to be there in the ready queue? At time 4, we already have P3 1, but at time 4 we observe new instance of process P1 is going to come. So P1 second instance is going to come. P1 second instance. Look at that. तो अब ये दो प्रोसेसेस में बताइए हाई प्रायोरिटी किसकी है? P1 की है। तो P1 is going to take the charge. P1 second instance. देखिए अब P1 का फर्स्ट इंस्टेंस था जो ऑलरेडी होगा। अब हम टाइम 4 पे चूंकि नया इंस्टेंस आया है P1 का, right? So it is going to have high priority than P3. So P1 is going to run. P1 is going to run. It is going to run for 1 unit and completes at time 5. So P1 2 is over. अब नेक्स्ट इंस्टेंस P1 का कब आएगा? 7 पे आएगा। अभी हमारा टाइम है 5। नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ P2 8 पे आएगा। तो मतलब अब यहां पर क्या है? वी हैव ओनली वन प्रोसेस P3, so वी शेड्यूल P3 फर्स्ट इंस्टेंस। कितनी देर के लिए रन होगा P3? 2 यूनिट्स। क्यों 2 यूनिट्स? हम पूरा 4 यूनिट्स रन नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो वी आर गोइंग टू रन फॉर 2 यूनिट्स। जब 2 यूनिट्स पे हम रन करेंगे टाइम 7 हो जाएगा। 2 यूनिट्स, सॉरी, 5 + 2 7। 2 यूनिट्स के लिए हम अगर रन करेंगे तो एग्जैक्टली एट टाइम 7 देखिए आप, थर्ड इंस्टेंस ऑफ P1 कम, फर्स्ट इंस्टेंस, सेकेंड इंस्टेंस, थर्ड इंस्टेंस। तो थर्ड इंस्टेंस ऑफ P1 कम, थर्ड इंस्टेंस ऑफ P1 कम, P1 3।
So that is having higher priority than P3, so it is going to preempt. यहाँ पर ये preempt हो गया. P3 got preempted and put back to the queue. First instance of P3 got preempted and put back to the queue, giving the control to third instance of P1. P1 is having higher priority. Okay. Now P1 will run again for 1 unit, 8. Time 8 it finish. P1 is third instance is over. फिर उसके बाद क्या होगा? Exactly at time 8 देखिए आप, P2 आ गया. P2 second instance, and that is having higher priority than P3, so naturally P2 run करेगा. P2 second instance, right? How long is it going to run? Its burst time is 2 units, so it is going to run for 2 units at time 10. Time 10 पर क्या होगा? देखिए आप, time 10 पर fourth instance of P1 will come. Fourth instance of P1, time 10. देखिए आप मॉनिटर कीजिए. Fourth instance of time at time 10 comes. So naturally that is having higher priority. So we are going to run P1 fourth instance, 11, 1 unit. अब देखिए आप, यहां पर new instance of P1 is going to come at time 13 and new instance of process P2 is going to come at time 15. We are at time 11. इसका मतलब यह है कि we have only P3 in the ready queue now. P3. So P3 take the chart. P3 first instance. पहले आप देखिए P3 ने 2 units रन किया था यहां पर, 2 units. तो उसका बाकी है और 2 units. So it is going to run for 2 more units, 13. Now this is going to complete. This is the completion time of P3. This is the completion time of P3 first instance. So therefore the answer is 13. Completion time of first instance of P3 is 13. That's all. That is what is the question. यही क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने इस तरीके से सॉल्व करनी है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन है ये, ठीक है. So this is the approach of solving. It's very simple if you understand the problem. So they ask the question at the end of which time? End of 12, beginning of 13, it is going to finish. So if you say end of 12 or beginning of 13, it is going to finish. If it completes at time 13, that is correct. So this is a question. और कई स्टूडेंट्स ने मुझे वो भी क्वेश्चन का डाउट पूछा जहाँ पर मैंने शॉर्टेस्ट नॉट शॉर्टेस्ट FCFS विथ इनपुट आउटपुट का डेल्टा के साथ करने के लिए कहा था आपको. वो प्रॉब्लम में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट पूछा है ईमेल के थ्रू, राइट. सो मैं चाहूँगा कि वो भी प्रॉब्लम मैंने कई स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया कि सॉल्व करूँगा मैं क्लास में, तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद आज का टॉपिक हम राउंड रॉबिन स्टार्ट करेंगे. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे राउंड रॉबिन. तो मैं आज का टॉपिक्स की डेट डाल दूँ. आज जो स्टार्ट किए हम 5 नवंबर. ठीक है. मैं एक बार वो प्रॉब्लम आपको बता दूं जो हमने कॉल सॉल्व किया था. which I gave you as an assignment to work out. ठीक है. This was the question. This was the question which I gave you as an assignment to work out, and then I asked you the solution for it. Homework दिया था मैंने. कई स्टूडेंट्स ने मुश्किल जाहिर की सॉल्व करने के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा बता रहे थे. तो लेट अस ट्राई टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम. तो एक बार प्रॉब्लम हम रीड कर लेंगे फिर से, राइट. So consider 3 processes P1, P2, P3 arriving in the ready queue at time 0 in the order P1, P2, P3. Their service times requirements are 10, 20, 30. Each process spend 20% of its service time on IO, first 20%, 70% on burst time, and 10% on input output before completion. So 20, 70, and 10. Okay. Assuming concurrent IO and negligible, now not negligible, scheduling overhead of delta is equal to 1. Calculate the average turnaround time and percentage CPU idleness. चलिए मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर दूंगा एक क्वेश्चन. ओके, फिर से हम डेटा ऑर्गेनाइज कर लेंगे ये प्रॉब्लम के लिए. देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज हु आर अटेंडिंग दिस एज देयर फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. यू कांट follow because the terminology we have covered, foundations we have covered.
So without terminology and foundations, absolutely you cannot follow this lecture. I'm telling very clearly. आपको चाहिए कि आप वीडियोस पुराने देखें, समझें, उसके बाद आप अटेंड करें, वरना ये कोई मीनिंग नहीं है ये क्लास अटेंड करने के लिए. ठीक है? अगर आपने कहा फिर से एक बार रिकैप कीजिए, राइट? तो दैट इज नॉट पॉसिबल. इट्स आई मीन रिकैप कर ही नहीं सकते हो, राइट? So those who are saying repeat the problem please means Mahopatra, you can watch the video again and check where you are missing it. Or if this is your first class, then I can't help you. I'm telling very clearly. This is a very, very simple question. Okay. So we'll work out this question. There are three processes: P1, P2, P3. Arrival time 0. Their life cycle service times यहाँ पर लिखूंगा मैं. ST service times. Sorry. Right, service time 10, 20, 30. And the life cycle is IO, burst time, then IO. इसका परसेंटेज भी है 20%, ये है 70%, ये है 10%. राइट? थोड़ा मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा. Right? So this is IO, then burst time, then IO. Right? This is 20%, ये 10% है, बाकी का ये 70%. तो डिवीजन हमने निकाला था. So this is 2 units. Right? Burst time is 7 units and IO burst time last is 1. So 20% of 20 is, this is 4, and 70% of this is 14 and 10% is 2. Last का देखिए आप, this is 6, this is 21 and this is 3. This was a division. And I asked you to work out with delta is equal to 1 and concurrent IO. Concurrent IO का मतलब ये है, we have multiple input output devices. एक मिनट please. एक मिनट, just I have to make an urgent call. I will join.
So dear students, sorry for interruption. There was some urgency, so I have to make a call. So बताइए, Sai Naik, you can't understand at first. I told very clearly you can't understand if this is your first class. I'm sorry, I can't help. आप recording देख के आइए. चलिए इसका आंसर बिफोर आई स्टार्ट बता दीजिए क्या है. Those who have worked, what is schedule length and what is average turnaround time? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे. जल्दी जल्दी बता दीजिए. Ravi, you work out for non-concurrent IO because I've already done one non-concurrent IO. Based on that you work out, otherwise यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा diagram. What is the answer for the Shresth batch? I want answers from Shresth batch. Nobody is working out. कोई Shresth batch students बताएंगे आंसर क्या है? Yes, अभ्युदय सिंह पथारिया, you are right. पूरे प्रीवियस वीडियोस देख कर आइए आप. नायक, साई नायक, आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि पुराने वीडियोस आप पूरे देखकर ज्वाइन करिए, जब भी आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे आप. शेड्यूल लेंथ इज 51 और 52. देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क आउट. चलिए सॉल्व करते हैं, देखेंगे आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो. सिंपली और सिली मिस्टेक्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई, करेक्ट योरसेल्फ. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, चेक ऑन बोर्ड. देखिए आप कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. देखिए CPU 0, delta 1, P1 runs for negligible amount of time 1, because IO डायरेक्ट हम नहीं जा सकते रेडी क्यू से, ठीक है. negligible amount of time. Then P1 will start IO. Then P1 will start IO for 2 units. Means it is going to finish its IO at time 3. It is going to finish its IO at time 3. Right now time is 1. So we are going to have delta 2. We are going to run P2. We are going to run P2 for negligible amount of time. Means 3. Right? Sorry, 2. Not 3. 2. Then at time 2, P2 will start its IO. P2 will start its IO. Okay? For how long? 4 units. Means from 2, 4 units. It is going to finish at time 6. It is going to finish at time 6. Please pay attention and tell me if I am making any mistake. Then again we are going to have delta 3. P3 is going to run for negligible amount of time 3. Right? And at time 3 it is going to begin its IO. Right? For how long? 6 units. 3 plus 6, 9. अब देखिए, this is the first difference that is going to happen with delta and without delta. ठीक है? So what is going to happen if I consider ready queue now? So P1 was there initially, P2 was there initially, P3 was there initially. Now all of them have completed their run and then they started IO. Exactly at time 3, P1 completes IO and joins the queue back. This is the difference. वहां पर हमारे पास आइडल टाइम था 1 यूनिट के लिए, 2 यूनिट्स के लिए. यहां पर आइडल टाइम नहीं है. दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस. तो क्या होगा एट टाइम 3, डेल्टा के साथ P1 आएगा CPU पर और रन करेगा 7 यूनिट्स. 4 + 7, 11 यूनिट्स. ठीक है. तो between 4 and 11, P2 और P3 also completed their IO. Look at that, 6 and 9 they completed. So they have joined the queue. P2, P3. Meanwhile, P1 completing its burst at time 11 will go for its next IO, second IO, P1. Second IO. कितना time? 1 unit के लिए. मतलब it is going to finish at time 12. It is going to finish at time 12. Meanwhile क्या होगा CPU पर? With delta we are going to run P2. P2 कितने time के लिए रन करेगा? 14 units. तो 12 + 14 कितना होगा भाई? 26. And in between, ये मत भूलिए आप, in between 12 and 16, in between 11 and 60, 26, at time 12, P1 finished IO and joined the queue to complete its execution. Okay. Then क्या होगा? P2 will start its IO at time 26. P2 will start its IO. How long? 2 units. Means it is going to finish at time 28. It is going to finish at time 28. ठीक है? So meanwhile P3 is there, delta 27, P3.
P3 is going to run for 21 units. 21 means 48. Means 48. Okay, at time 48. Meanwhile, between 27 and 48, at time 28, P2 has finished its IO and joins the queue, P2. फिर उसके बाद क्या होगा भाई? P1 is there, right? Now P3 will start its IO. P3 IO, its second IO, 3 units के लिए. So 48 plus 3, 51. It is going to finish its IO. ठीक है. अब क्या होगा? देखिए आप, P1 and P2 are waiting to run on CPU for negligible time and finish its execution. दोनों भी वेट कर रहे हैं to run on CPU and complete for negligible time. तो क्या होगा? बट यहां पर डेल्टा होगा 49. ठीक है. P1 रन करेगा नेग्लिजिबल टाइम, मतलब 49 पर ही कंप्लीट कर देगा वो, 49 पर ही कंप्लीट कर देगा, राइट? ठीक है. फिर क्या होगा? डेल्टा के साथ 50 होगा. P2 रन करेगा और कंप्लीट हो जाएगा फॉर नेग्लिजिबल टाइम 50. तो एट टाइम 50 P1 एंड P2 बोथ हैव फिनिश्ड देयर एग्जीक्यूशन. बाय टाइम 50 P1 और P2 दोनों ने अपना जॉब कंप्लीट कर चुका है, राइट? फिर क्या होगा? अब टाइम 51 पर P3 का IO कंप्लीट हो रहा है. अभी हमारा टाइम 50 है, मतलब यह है कि 50 to 51 आइडियलनेस, 50 to 51 के लिए यहां पर हमारे पास आइडियल टाइम है. ठीक है. फिर क्या होगा? 51 पर P3 कंप्लीट करेगा IO, रेडी क्यू में आएगा, राइट? विद डेल्टा इट इज गोइंग टू रन, डेल्टा 52, राइट? P3 नेग्लिजिबल टाइम के लिए 52. That's it. This is the completion time of P3. This is the completion time of P2. This is the completion time of P1. CT, completion time, completion time, completion time. That's all. यही है द प्रॉब्लम का सोल्यूशन. अब ये सोल्यूशन के बेसिस पर सब लोग जिन्होंने गलत किया है अपना अपना सोल्यूशन देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने कहां पर मिस्टेक की, कैसे मिस्टेक की, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे. मेरी आपसे ये बहुत विनम्रपूर्वक, राइट? हिंदी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आई एम सॉरी, राइट? विनम्रता गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे, राइट? तो आप प्लीज फॉलो कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप कैसे मिस्टेक कर रहे हैं और ये सिली मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड करेंगे, राइट? So this is the answer. So therefore what is the schedule length? Schedule length L, अगर यहां पर हम लिखेंगे schedule length L is equal to 52 not 51. Schedule length is 52 not 51, right? So I hope आपने अपने मिस्टेक आइडेंटिफाई की होगी, right? Have you understood the mistake? Have you identified your mistakes? Have you identified your mistakes, please? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर आपका सही नया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नजर में यह है कि आपने अपने मिस्टेक अंडरस्टैंड किया होगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो शेड्यूल लेंथ ये है. परसेंटेज सीपीयू आइडियलनेस क्या होगा? परसेंटेज सीपीयू आइडियलनेस विल बी 1/52. परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से. फिर उसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम होगा 49 प्लस 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 3. ये आपके आंसर्स है, पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स है. एक बार नोट कर लीजिए. और फिर से मैं आपको ये विनम्रता पूर्वक आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप देखिए, बार बार एनालाइज कीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में कि आप कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे. जब भी मैं कोई होमवर्क प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, सिंसियरली वर्क कीजिए. आप ये मान के चलिए कि आप एज इफ गेट एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एट एवरी लेवल, एवरी प्रॉब्लम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहना चाहिए. ये मेरी आपसे ख्वाहिश है, राइट? यस सर, आइडियलनेस इंक्लूड कर रहा है था 0 to 2. 0 to 2 तो नहीं है. या दैट इज राइट, यू आर राइट. चलिए, वेरी गुड. ये हो गया प्रॉब्लम. अब नया शेड्यूलिंग टेक्निक आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे. ये तो एक रिवीजन था, होमवर्क प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए कहा था, मैंने सॉल्व कर दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
और स्टार्ट करते हैं आज की नई शेड्यूलिंग टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग टेक्निक जिसे हम बोलते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन, ठीक है। चलिए, बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी गुड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन अर्लियर पेपर्स बेस्ड ऑन राउंड रॉबिन, बेस्ड ऑन राउंड रॉबिन। चलिए, यहां पर हम आ गए हैं, तो यहां पे मैं न्यू पेज क्रिएट कर दूंगा। चलिए, ऑलरेडी, वेरी गुड। तो हमारी 6th शेड्यूलिंग टेक्निक है राउंड रॉबिन। स्टार टॉपिक, particularly used in multi-programmed time shared operating system। ना मैं बताऊंगा अभी टाइम शेयर्ड का मतलब क्या है। राइट, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है मैं भी बता दूंगा। ओके, सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया के बेसिस पर प्रोसेस सिलेक्ट होता है वो है अराइवल टाइम प्लस ए पैरामीटर कॉल्ड टाइम क्वांटम। ये हमारा क्राइटेरिया है टीक्यू। मोड ऑफ ऑपरेशन है प्रीएम्प्टिव। मोड ऑफ ऑपरेशन है प्रीएम्प्टिव, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन इज प्रीएम्प्टिव। चलिए, और सिंस दिस इज बेस्ड ऑन अराइवल टाइम लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दिस इज बेस्ड ऑन अराइवल टाइम लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट, दिस इज बेस्ड ऑन अराइवल टाइम लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज नॉन प्रीएम्प्टिव, but this is preemptive. That is why some people even call round robin as preemptive FCFS. FCFS क्यों? This is based on arrival time, but this is preemptive, so therefore there's some people even call round robin as preemptive FCFS, preemptive first come first serve. मतलब the processes will be maintained in the ready queue based on FIFO order, based on FIFO order हम processes को maintain करेंगे ready queue में, but we are now, yes, विनम्रता पूर्वक, करेक्ट, विनम्रता पूर्वक, दैट्स राइट, दैट्स ए गुड हिंदी वर्ड। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्रोसेसेस, मैं एक बार पूरे पॉइंट्स लिख दूंगा यहां पे आपके लिए, सो दैट यू विल हैव ऑल द नोट्स रेडीमेड एट वन प्लेस। प्रोसेसेस जॉइंस द रेडी क्यू इन FIFO order, based on first come first serve order, based on FIFO order. Each process is allotted a fixed time quantum, जिसे हम बोलते हैं टाइम स्लाइस भी, टाइम क्वांटम। If process does not complete within time quantum, then it gets preempted. Then it gets preempted. If a process does not complete within the time quantum, then it gets preempted and put back to the ready queue at the end. ये पूरा एल्गोरिथम है, यू कैन कंसीडर दिस एज एन एल्गोरिथम फॉर राउंड रॉबिन, राइट, एल्गोरिथम फॉर राउंड रॉबिन। Processes join the ready queue in FIFO order. So we are going to start with first process, run on CPU, with allotted time quantum. अगर within time quantum process complete हो चुका है तो छोड़ देगा process CPU को। Within time quantum, if the process complete, it will leave the CPU, वो छोड़ देगा process CPU को। अगर time quantum में process complete नहीं हो रहा है, then it will get preempted. Operating system would say, sorry भैया, आपका time हो गया है, we have to give the chance to other process, so therefore it get preempted
and put back to the ready queue, and the next process in line in the ready queue is taken over and given the charge. Again, it will be allotted a time quantum. Within time quantum, if it complete, it will leave. Right? Within the time quantum, if it complete, it will leave. If it does not complete or if it needs IO, then it will leave the CPU and go for IO. नहीं, अगर टाइम क्वांटम के बियॉन्ड अगर रन करना चाह रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा भैया आपका टाइम हो गया है, मुझे दूसरे प्रोसेस को देना है. So therefore it will preempt the process once its time quantum is over and put the process back to the ready queue and give the next process in line to the CPU. So this cycle continue in a round robin fashion until all processes complete their execution. ये है आइडियोलॉजी. तो मैं सिंपल एग्जांपल से क्लियर करूंगा. यहां पर बहुत सिंपल है एल्गोरिथम, बट देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स आर जनरली बाउंड टू मेक. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दोज मिस्टेक्स. ठीक है. तो अगर आप पूछें कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ राउंड रॉबिन, हियर मैं यहां पे लिख दूं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राउंड रॉबिन इज टू इंप्रूव इंटरएक्टिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस और इंटरएक्टिवनेस. हर प्रोसेस जितना जल्दी हो सके हम सीपीयू पे देने के लिए ये राउंड रॉबिन की पॉलिसी यूज करते हैं. क्योंकि हम टाइम ऑफ द सीपीयू शेयर कर रहे हैं प्रोसेसेस में, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्राम टाइम शेयरिंग. ईच प्रोसेस विल नॉट बी अलाउड टू रन फॉर मोर देन द अलॉटेड टाइम. राइट? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. प्लीज यू चेक एट योर एंड. प्रशांत कुमार, देयर इज नो प्रॉब्लम. चलिए. So if it get completed before time quantum, it will leave the CPU. If it need IO within time quantum, it will leave the CPU. लेकिन अगर ना वो IO रिक्वायरमेंट है ना कंप्लीट कर रहा है, तो आफ्टर टाइम क्वांटम इज ओवर प्रोसेस विल बी प्रीएम्प्टेड. प्रीएम्प्शन ऑफ द प्रोसेस हैपन आफ्टर द टाइम क्वांटम इज ओवर. यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रोसेस डज नॉट कंप्लीट विद इन टाइम क्वांटम, देन इट गेट्स प्रीएम्प्टेड एंड पुट बैक टू द रेडी क्यू फॉर नेक्स्ट राउंड. ये मतलब है. हम जैसे जैसे, हाँ करेक्ट है आपकी बात करण सूतर, यू आर राइट, टू डिक्रीज स्टारवेशन. इंप्रूव इंटरएक्टिवनेस मतलब टू डिक्रीज स्टारवेशन. दैट्स राइट. तो चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेके हम करेंगे. राइट? एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे एग्जांपल भी लगे, अच्छे प्रोसेस भी देखेंगे. राइट? इफ अभिषेक कुमार, लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं मैं, एवरी प्रोसेस इज अलॉटेड ए फिक्स टाइम क्वांटम टू रन ऑन सीपीयू. अगर विद इन टाइम क्वांटम इफ इट कंप्लीट लीव द सीपीयू. विद इन टाइम क्वांटम इफ इट नीड आईओ लीव द सीपीयू. लेकिन अगर टाइम क्वांटम के अंदर ना ही प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हो ना आईओ रिक्वायरमेंट है, देन इट विल गेट प्रीएम्प्टेड वंस इट्स टाइम क्वांटम इज ओवर. और प्रीएम्प्ट होने के बाद प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा फिर से, और दूसरा प्रोसेस जो फ्रंट है रेडी क्यू के, फीफो क्यू है फ्रंट में जो है, वो सीपीयू पे अपना कंट्रोल ले लेगा. दैट्स इट. वेरी सिंपल पॉलिसी. चलिए सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट. पहले तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूंगा मैं, फिर उसके बाद मोर कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाएंगे हम. राइट? चलिए स्टार्ट कीजिए. 3 processes will take. Arrival time initially will take 0. Let's say this is 4, this is 5, this is 6. Prepare the Gantt chart with time quantum is equal to 2 units. चलिए ये जल्दी बनाइए. शिवायन, अगर आप ये पूछ रहे हैं फीफो का मतलब क्या है, मतलब आपकी ये फर्स्ट क्लास है. फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इंटरएक्टिवनेस का मतलब यह है कि एवरी प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट अ चांस टू रन ऑन सीपीयू आफ्टर सम टाइम. इसका मतलब इंटरएक्टिवनेस. प्रोसेस जब रेडी क्यू में आता है, हाउ लॉन्ग इट हैज टू वेट टू रन ऑन सीपीयू, टू इंटरैक्ट विद सीपीयू, वो मतलब है इंटरएक्टिवनेस. फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यस, लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हैपन एंड इन सर्टेन केसेस वी विल सी. इसका गैंट चार्ट बनाइए, एवरेज शेड्यूल लेंथ बताइए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए. टाइम quantum will be given. Yes, it will be given. It is taken as an input. कितना टाइम क्वांटम लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, हम बाद में देखेंगे. टाइम क्वांटम इज इनपुट टू द प्रॉब्लम. टाइम क्वांटम कैलकुलेट नहीं किया जाता. टाइम क्वांटम इज इनपुट. कमन बॉयज एंड गर्ल्स, वर्क फास्ट. बताइए शेड्यूल लेंथ कितनी है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कितना है इसका.
schedule length is 15, 15, 15. Come on, श्रेष्ठ बैच, you are working poor. आपने बड़ी रिक्वेस्ट की थी चैट विंडो के लिए, लेकिन आप लोग वर्क नहीं कर रहे हो. प्लीज वर्कआउट फास्ट. श्रेष्ठ बैच स्टूडेंट्स, यू आर लैगिंग बिहाइंड. पराक्रम स्टूडेंट्स आर वर्किंग फास्ट. फिफ्टीन. सूरज. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए ड्रॉ करते हैं. पहली बात, फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राउंड रॉबिन प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करेंगे, राइट, राउंड रॉबिन प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा मेरी बात याद रखिए कि आप रेडी क्यू हमेशा मेंटेन कीजिए, रेडी क्यू के कंटेंट शो कीजिए हमेशा, वरना विदाउट रेडी क्यू इफ यू ट्राई टू वर्कआउट यू मे गो रॉन्ग. रेडी क्यू बहुत जरूरी है ये शेड्यूलिंग टेक्निक के लिए. चलिए, एट टाइम 0 वी हैव इन द ऑर्डर P1 फॉलोड बाय P2 फॉलोड बाय P3 फॉलोड बाय P3. टाइम क्वांटम है 2 यूनिट्स. सो शेड्यूलिंग ओवरहेड डेल्टा इज इक्वल टू 0. तो मतलब P1 स्टार्ट होगा ऑन CPU and allotted time is 2, total requirement is 4, so it cannot complete within time quantum. मतलब 2 यूनिट्स के लिए रन होगा, राइट, फिर उसके बाद प्रीएम्प्ट हो जाएगा और एंड ऑफ क्यू पे ऐड हो जाएगा दिस P1. फिर उसके बाद P2 आएगा. P2 need 5 units but allotted time is 2, so it cannot run for more than 2 units. मतलब 2 यूनिट के लिए रन होगा 2 to 4. P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा रेडी क्यू में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देन उसके बाद आएगा P3. P3 रन करेगा 2 यूनिट्स और उसका बर्स्ट टाइम भी 6 है, सो इट इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड एंड पुट बैक टू द क्यू. P3. फिर नेक्स्ट राउंड शुरू होगा P1. P1 बैलेंस 2 यूनिट्स है, इसके 2 यूनिट्स ऑलरेडी रन कर चुका था, बैलेंस 2 यूनिट्स है, सो नाउ P1 इज गोइंग टू फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन एट टाइम 8. P1 इज ओवर. फिर उसके बाद P2 आएगा. इट इज गोइंग टू रन फॉर 2 यूनिट्स. पहले उसका बैलेंस था 3 यूनिट्स, सो 2 यूनिट्स रन करेगा, 10 प्रीएम्प्ट हो जाएगा, P2 ऐड हो जाएगा रेडी क्यू में. P1 हमने ऐड नहीं किया बिकॉज P1 इज ओवर. नेक्स्ट टाइम P3 रन होगा, 2 यूनिट्स के लिए रन करेगा, उसका बैलेंस था 4, ठीक है, 12. इट गेट प्रीएम्प्टेड एंड ऐड इट टू द क्यू, राइट. अब इसका बैलेंस है 1, इसका बैलेंस है 2. अब नेक्स्ट टाइम P2 रन होगा बिकॉज P1 इज ऑलरेडी ओवर, 14 पे कंप्लीट हो जाएगा P2, सॉरी P2 का बैलेंस है 1, सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू रन टिल 13 एंड फिनिश. फिर लास्ट में P3 रन होगा, 2 यूनिट्स इसका बैलेंस है, 15 पे कंप्लीट हो जाएगा. 15 पे कंप्लीट हो जाएगा P3. ये गैंट चार्ट है. आई एम वेरी श्योर सभी ने ये आंसर बनाया है, राइट. ये आंसर आया होगा आपको. शेड्यूल लेंथ इज 15, वेरी गुड. एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम भी आपने कैलकुलेट किया होगा. कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 8, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 13, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 15. देखिए P1 ने 4 यूनिट्स रन किया, P1 यहां पर 4 यूनिट्स. P2 ने 5 यूनिट्स, यहां पर 2 यूनिट्स, यहां पर 2 यूनिट्स, यहां पर 1 यूनिट. P3 ने रन किया 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, दैट्स इट. ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे, राइट, एंड ट्राई टू बिल्ड अप अंडरस्टैंडिंग. कम ऑन, बी फास्ट, टेक योर पेन्स एंड बी फास्ट टू वर्क आउट द प्रॉब्लम्स. थोड़ा वेरी कर रहा हूं मैं, आप बट डोंट गेट कंफ्यूज. 5 प्रोसेसेस, ठीक है. अराइवल टाइम 0, अराइवल टाइम 3, अराइवल टाइम 2 लेंगे, अराइवल टाइम 2 and or maybe I will slightly change 1, 3, 5, 6. First times have 4, 5, 2, 1, 3. Take time quantum is equal to 2 units. Prepare the Gantt chart. Compute the schedule length. Compute average turnaround time and average waiting time. Come on, boys and girls, be fast. Work out. Be careful. Be careful with ready queue content. Be careful with ready queue content, please. I want everybody to work out. Come on, boys and girls.
Okay, Anas Ahmed, say 15. 15. Very good. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, those who could not get, please, instead of saying repeat, please watch the video here, watch the lecture here. This CPU, this is how you should do always. Maintain ready queue. Without ready queue अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप गलत हों, गलत कर दें, आप मिस्टेक कर दें. तो ऑलवेज माई एडवाइस इज मेंटेन रेडी क्यू, अदरवाइज यू विल गो रॉन्ग, अदरवाइज यू विल गो रॉन्ग. चलिए देखेंगे आपके आंसर सही है या गलत है. टाइम शेड्यूलिंग स्टार्ट्स एट टाइम 0. प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग everybody, please follow this and see if at all you have made any mistake. Time 0. Ready queue has only P1. P1 is going to start. Total requirement for time quantum is 2 units. It is going to run for 2 units. Okay? It get preempted. Meanwhile between, look at this, meanwhile between 0 to 0 और 2 के बीच में देखिए आप, P2 has come at time 1. जहां पर मेरा टाइम 1 था, P2 ने रेडी क्यू ज्वाइन किया. At time 2, we are right now at time 2. At time 2, P3 has not come, P4 has not come, P5 has not come. They are coming in future time. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राउंड रॉबिन की. They are coming in future time. तो मतलब क्या होगा, P1 यहां पर प्रीएम्प्ट होगा. जब P1 प्रीएम्प्ट होगा तो रेडी क्यू में चले जाएगा. राइट, इट विल बी एडेड बैक टू द रेडी क्यू आफ्टर P2. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां पर मैं रेड इंक से हाईलाइट कर रहा हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज. ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं रेडी. यू आर नॉट गोइंग टू रन लाइक P1, P2, P3, P4, P5, P6. टोटली रॉन्ग. अगर आपने वैसा किया है तो टोटली रॉन्ग है. ये सही अप्रोच है. देखिए, P1 हैज रन फ्रॉम 0 to 2. टाइम क्वांटम इज ओवर. राइट, it got preempted, put back to the queue. Between 0 to 2 only P2 has come. P3, P4, P5 नए नहीं आए हैं अभी. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए कौन रन करेगा नेक्स्ट? नेक्स्ट रन करेगा P2 starting at 2, allotted time 5, so it is going to get preempted. Between 2 and 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Between 2 and 4 the process that has joined is P3 only. P3, जब मेरा टाइम यहां पर 3 पे था, P3 ने ज्वाइन किया. टाइम अभी 4 है, P4 नहीं आएगा, P6 नहीं आएगा. मतलब P2 प्रीएम्प्ट होगा और ऐड हो जाएगा P3 के बाद, और ऐड हो जाएगा P3 के बाद. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कौन रन होगा? शेड्यूलिंग सीक्वेंस. दिस इज अ FIFO क्यू. ये क्यू है FIFO क्यू. जो ऑर्डर में प्रोसेसेस है वही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे CPU पर. P1 रन करेगा. राइट, इस बैलेंस इज 2 यूनिट, सो इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 6. It is going to finish at time 6. लेकिन between 4 and 6 देखिए आप, P4 और P5 ने ज्वाइन किया at time 5 and time 6. P4 P5, मतलब यहां पर हम ऐड करेंगे P4 और P5 को. ये बहुत ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ये ऑर्डर रिपीटेडली मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद कौन रन करेगा भाई? P3 रन करेगा. P3 नीड 2 यूनिट, सो इट इज गोइंग टू फिनिश एट टाइम 8. फिर उसके बाद कौन रन करेगा? P2 रन करेगा. P2 इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड एट टाइम 10. क्यों? उसके टोटल रिक्वायरमेंट है 5, वो अब तक रन कर चुका है सिर्फ 4 यूनिट्स. देन हम ऐड करेंगे P2 को यहां पर. फिर कौन रन करेगा? P4. अब देखिए यहां पर P4 का रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 यूनिट. P4 का रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 यूनिट, तो वो कंप्लीट हो जाएगा 11 पर. इट इज नॉट गोइंग टू रन फॉर 12. एक ही यूनिट चाहिए. वाई इट विल रन फॉर 2 यूनिट्स? एक ही यूनिट. P4 इज ओवर. नेक्स्ट कौन रन करेगा? P5. P5 रन हो रहा है सिर्फ पहली बार, सो 2 यूनिट के लिए रन करेगा. टाइम 13 यहां पर प्रीएम्प्ट हो जाएगा. P5 को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट P2 रन करेगा. P2 का बैलेंस रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 है. ठीक है, बिकॉज 2 टाइम्स वो रन कर चुका 2 यूनिट के लिए. एट टाइम 14 P2 कंप्लीट्स. और फिर उसके बाद लास्ट में P5, उसका भी एक रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट हो जाएगा. वो कंप्लीट हो जाएगा 15 पर. ये सीक्वेंस है. तो आपको ये सीक्वेंस बतानी है 1 2 1 3 2 4 5 2 1 5 लाइक दिस. तो शेड्यूल लेंथ आपका हो गया 15. राइट, शेड्यूल लेंथ आपका हो गया 15.
Average turnaround time, average waiting time, I'm very sure you can calculate from here. I'm not going to do it. समझ में आ गई सबको बात कैसे वर्क करता है राउंड रॉबिन? Is it clear? Am I clear please? कोई डाउट? बिकॉज ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है. Is this clear? ओके. और एक प्रॉब्लम लेंगे हम आपकी प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा चेंज करेंगे, राइट, सो दैट यू आर इन प्रैक्टिस. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक प्रॉब्लम लेंगे हम. बी रेडी टू आंसर दिस. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम, आईओ बस टाइम, फिर अगेन बस टाइम. प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3. अराइवल टाइम 2, bus time 4, IO bus time 8, 2, right? And it arrives at time 3, or maybe slightly. Time quantum is equal to 3 units. I want you to prepare the Gantt chart. Yes. I want you to prepare the Gantt chart. Everybody, this is interesting. Star problem. आपको फ्यूचर में गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब तक नहीं आए, लेकिन राउंड रॉबिन पर नहीं आए, दूसरे शेड्यूलिंग टेक्निक्स पे पूछे गए, लेकिन ये क्वेश्चंस आ सकते हैं राउंड रॉबिन के बेसिस पर. आई वांट यू टू वर्कआउट. कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज वर्कआउट दिस. इंटरेस्टिंग. कंकरेंट आईओ, यू हैव टू वर्कआउट दिस विथ कंकरेंट आईओ. यहां पर आईओ बस टाइम्स है. प्रिपेयर द गैंट चार्ट प्लीज एवरीबॉडी. आई विल गिव यू 3 minutes ऑफ टाइम. कंप्यूट द शेड्यूल एंड शो द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस इन विच दे कंप्लीट. Show the order of the processes in which they complete. Shashank Pandey, you have done wrong. Ready Q, still getting right answer. That is not correct. Follow the concept. Concept is important, please.
शेड्यूल लेंथ इज हाउ मच 26. इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम IOBT, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम हमने FCFS के लिए किया था, अब राउंड रॉबिन के लिए कर रहे हैं हम. ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस ऑन CPU भी बता दीजिए प्लीज, किस ऑर्डर में प्रोसेस रन कर रहे हैं CPU पर भी बता दीजिए मुझे चैट विंडो में. शेड्यूल लेंथ बताइए और ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस ऑन CPU भी बताइए. कमान कमान, चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज. 3 मिनट्स हो गए, विल स्टार्ट. देखिए दोज हु कैनॉट वर्क, देखिए एक बार फिर हाउ एम आई वर्किंग हियर. तो यहां पर हम लिखेंगे रेडी क्यू और ये है CPU. टाइम 0, ठीक है. चलिए लेट्स बिगिन. टाइम 0 कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट प्रोसेस कम्स एट टाइम 2, 0 to 2 इज आइडल. At time 2 we receive P1, right? It is going to run on CPU for burst time first 4 units, मतलब allotted time 3 units है, तो 3 units के लिए रन होगा 2 plus 3, 2 plus 3 5, 2 plus 3 5. देखिए आप क्लियरली फॉलो कीजिए, 2 plus 3 5. तो P1 ने रन किया. Between 2 and 5 which process have come? P2 has come. यहां पर P2 आ गया. Between 2 and 5 टाइम 4 पर P2 आ गया और P1 यहां पर हो जाएगा प्रीएम्प्ट. उसका अभी एक 1 यूनिट बाकी है, सो देयरफॉर इट कम्स टू द रेडी क्यू अगेन. इट कम्स इनटू द रेडी क्यू अगेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद कौन रन करेगा? P2 रन करेगा. P2 का रिक्वायरमेंट है 5, लेकिन बर्स्ट टाइम है 3. 5 plus 3 8. इट इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड. बिटवीन 5 and 8 देखिए एट टाइम 7 P3 ने ज्वाइन किया ऑलरेडी रेडी क्यू टू. P3 आएगा यहां पर. अब P2 प्रीएम्प्ट होकर रेडी क्यू में जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. ये सीक्वेंस अगर आपने फॉलो कर ली तो मतलब आपका राउंड रॉबिन बन गया, प्रॉब्लम बन गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम प्रोसेसेस को रेडी क्यू में ऐड कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में शेड्यूल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. फिर रन करेगा P1, उसका 1 यूनिट बाकी है 9. नाउ एट टाइम 9 P1 का रिक्वायरमेंट होगा IO के लिए, क्योंकि 4 यूनिट्स के बाद IO है. कितना है भाई? 8 यूनिट्स. 9 plus 8 17. टाइम 17 पर P1 IO खत्म करेगा. लेकिन क्या होगा यहां पर देखिए आप, P3 है नेक्स्ट, तो P3 रन करेगा CPU पर. उसका रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स, 9 plus 2 11. तो 11 पर ही P3 अपना IO स्टार्ट कर देगा कंकरेंटली. हमेशा कंकरेंट IO डिफॉल्ट है. IO कितना टाइम के लिए? 4 यूनिट के लिए. मतलब 11 plus 4 15. टाइम 15 पर ही P3 अपना IO खत्म कर देगा, ठीक है. टाइम इज 11. फिर क्या होगा? P2 रन करेगा. P2 अर्लियर रन फॉर 3 यूनिट्स, अब उसका बैलेंस है 2 यूनिट्स 13, ठीक है. P2 का भी फर्स्ट बर्स्ट कंप्लीट हो गया. देखिए आप, P2 ने 3 यूनिट्स रन किया था, उसका टोटल 5 यूनिट्स है. यहां पर बाकी के 2 यूनिट्स रन कर रहा है. उसके बाद उसका IO शुरू होगा P2 का. कितनी देर के लिए भाई? 10 यूनिट्स. 13 plus 10 23, ठीक है. अब यहां पर देखिए आप, देयर आर नो प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, ऑल आर बिजी परफॉर्मिंग IO. ये 15 पे खत्म होगा, ये 17 पे खत्म होगा, ये 23 पे खत्म होगा. हमारा टाइम है 13. मतलब ये हुआ फ्रॉम 13 to 15 वी हैव आइडलनेस अगेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. वी हैव आइडलनेस अगेन, ठीक है. एट टाइम 15 P3 कंप्लीट करेगा IO, रेडी क्यू में आएगा. रेडी क्यू से CPU पे रन करेगा P3, ठीक है, से CPU पे रन करेगा. देखिए आप, 4 यूनिट्स चाहिए P3 को, बट allotted time quantum is only 3 यूनिट्स. सो 15 plus 3 18. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 15 and 18 एट टाइम 17 P1 हैज कंप्लीटेड IO. P1 ने अपना IO कंप्लीट किया एट टाइम 17. तो कंप्लीट होने के बाद वो रेडी क्यू में आ जाएगा P1, राइट. और P3 18 पर प्रीएम्प्ट होके फिर से रेडी क्यू में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 यूनिट और बाकी है, प्रीएम्प्ट हो जाएगा, ठीक है. तो 7 दोनों भी हो गए. P1 हैज एंड P3 हैज कंप्लीटेड. नेक्स्ट कौन रन करेगा? P1. P1 इन सेकंड बर्स्ट नीड ओनली 2 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट के लिए रन करेगा और फिनिश हो जाएगा. टाइम क्वांटम 3 है, लेकिन 2 यूनिट्स ही काफी है उसके लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. ये 20 पे खत्म हो गया P1.
राइट। अभी P2 इज परफॉर्मिंग स्टिल IO, लेकिन P3 यहां पर, P3 का बैलेंस है, देखिए आप, P3 हैज रन अर्लियर फॉर 3 यूनिट्स, 1 यूनिट बैलेंस है P3 का, P3 को 1 यूनिट चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो 21 पर P3 खत्म हो जाएगा, P3 अपना बर्स्ट कंप्लीट कर लेगा, P1 भी कंप्लीट हो गया, P3 भी कंप्लीट हो गया, सिर्फ P2 है कंप्लीट होने के लिए, लेकिन P2 उसका IO कंप्लीट होगा 23 पर। मतलब यह है कि बिटवीन 21 टू 23 वी हैव अगेन आइडलनेस, वी हैव अगेन आइडलनेस, ठीक है। फिर उसके बाद एट टाइम 23, P2 is going to finish its IO and come to ready queue. फिर P2 आएगा यहां पर, रन करेगा 23 से 3 यूनिट्स के लिए, रिक्वायरमेंट इज 3, टाइम क्वांटम इज ऑल्सो 3, 26, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर, शेड्यूल लेंथ इज 26। चलिए, जिन्होंने भी शेड्यूल लेंथ 26 कहा है वो सही है, अपने आप को कंग्रेचुलेट कर लीजिए प्लीज। जिन्होंने भी 26 कहा आंसर शेड्यूल लेंथ, दैट इज राइट। और जिन्होंने 24 कहा और भी कुछ अगर कहा तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, आप देखिए कि कहां पर आपने मिस्टेक की, ताकि आप फिर फ्यूचर में नहीं करेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ द प्रोसेसेस इज P1 P2 P1 P3 P2 P3 P1 P3 P2, ये ऑर्डर है। वेरी गुड श्रभजीत देव, वेरी गुड। Schedule length is not 24, Dhillon. Ajay, I'm sorry. You're right. 26 minus 2, 24. My name is Teki. 26 minus 2, 24. Schedule length is 24. तो जिन्होंने 24 कहा वो करेक्ट है, उल्टा हो गया, 26 इज रॉन्ग, शेड्यूल लेंथ 24 इज करेक्ट, 26 minus 2, यू आर राइट। मैंने ये गौर नहीं किया, यहां पर अराइवल है 2 से, कंप्लीशन टाइम है 26, तो 26 minus 2, 24 इज राइट। आई एम सॉरी, बराबर है, कस्तूरी महोपात्रा, यू आर राइट, 24 इज करेक्ट, मैंने 2 का गौर नहीं किया। परसेंटेज सीपीयू आइडलनेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज सीपीयू आइडलनेस, यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर 2 यूनिट है, सो देयरफॉर 4 डिवाइडेड बाय 24, 1/6। तुषार पुद्दार, यू आर राइट, 24। तो दोज हु सेड 24, कंग्रेचुलेशंस। 26 आप देखिए, मेरे जैसा मैंने मिस्टेक की आपने भी मिस्टेक की, बट मेरा चार्ट सही है। यस अनिरुद्ध, यू आर राइट, एवरीबडी इज राइट। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम भी शायद आपने निकाल लिया होगा, तो कंग्रेचुलेशंस। सॉरी, दिस इज 21 to 23 2 यूनिट्स, 13 to 15 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स ऐड नहीं होंगे प्लीज, मैंने बता रहा हूं। शेड्यूल लेंथ, सीपीयू आइडलनेस ड्यूरिंग शेड्यूल लेंथ, ड्यूरिंग शेड्यूल लेंथ, वेरी गुड। कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, फिर से मैं प्रॉब्लम रिपीट करना तो बहुत मुश्किल है पूरा, इसमें स्पेसिफिक डाउट अगर कुछ हो तो आप पूछिए, मैं बता सकता हूं। प्रशांत कुमार, यू आर राइट, लेंथ, शेड्यूल लेंथ इज 26 minus 2, 24। idleness is 4, 13 to 15 idle, 21 to 23 idle. This idleness is not considered, it is not in schedule length. Any doubt, any doubt? पूरा रिपीट करना बहुत मुश्किल है, एज यू अंडरस्टैंड। कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछिए। वेरी गुड। ढिल्लोन, सेहब जी ढिल्लोन, मैंने पहले ही बताया, अगर 2 प्रोसेसेस अराइविंग एट द सेम टाइम, whichever process is having lower process ID, that will be given the chance. That will be given chance. Conflict resolution is lower process ID. Okay?
अगर इनपुट आउटपुट वाला आपने पहले नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टाई ब्रेकिंग रूल इज लोअर प्रोसेस आईडी, लेकिन यहां पर कोई भी टाई नहीं हुआ था प्लीज, देयर वाज नो टाई हियर, देयर वाज नो टाई हियर। चलिए प्रैक्टिस के लिए और एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं विदाउट आईओ। देखिए अब यहां पर विदाउट आईओ और एक प्रॉब्लम देता हूं, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए ड्रॉ कीजिए गैंट चार्ट और कंप्लीट कीजिए। जिन्होंने जिसको भी आईओ, ऑलवेज दिस इज कंकरेंट आईओ, नॉन कंकरेंट आईओ आप ट्राई कीजिए अपने से। जिसको भी आईओ में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये आप फर्स्ट क्लास मेरी अटेंड कर रहे हैं आईओ की, आप पिछले वीडियो देखिए मेरे आईओ के ऊपर, आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्लास डेली अटेंड करना, मतलब एवरी क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम हम आईओ का पहले कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम एक बार सॉल्व कीजिए प्लीज। कम ऑन एवरीबॉडी, वर्कआउट, बी केयरफुल। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस लेंगे राउंड रॉबिन के। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम आप खुद ही से कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। हर प्रॉब्लम में हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑलरेडी हम बहुत लैगिंग है। तन्मय मोहपात्रा, एक बार आप शेड्यूल अपने से उतारिए, आपको समझ में आएगा हम 4 पर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वाई नॉट 5। आप खुद ही से एक बार ट्राई कीजिए, गैंट चार्ट समझ में आ जाएगा आपको, या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभिजीत दत्ता, हमें अभी डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ टाइम क्वांटम। ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लीजिए। और मैं फिर से अपील कर रहा हूं, जो भी टॉपिक आप मिस कर रहे हैं, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज 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 मेरे प्रीवियस वीडियोस पूरे वॉच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नो नो प्लीज, ईशान हिरानी, प्रियमशन टाइम क्वांटम आईओ पर नहीं होगा। टाइम क्वांटम सिर्फ सीपीयू के लिए है, आईओ के लिए नहीं है प्लीज। इनपुट आउटपुट के लिए टाइम क्वांटम नहीं होता। बहुत अच्छा डाउट है ईशान हिरानी, आपका डाउट अच्छा है। टाइम क्वांटम इज ओनली फॉर सीपीयू बस्ट, नॉट फॉर आईओ बस्ट। वेरी गुड। कम ऑन, आई होप यू आर डूइंग। और एक बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि रेडी क्यू में जो ऑर्डर में प्रोसेसेस रहेंगे वही ऑर्डर में सीपीयू पर आएंगे। लोअर प्रोसेस आईडी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। शेड्यूल लेंथ बता दीजिए कितनी है शेड्यूल लेंथ, और ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस ऑन सीपीयू भी बता लिख दीजिए। देन आप कंपेयर कीजिए मेरे आंसर से, शेड्यूल लेंथ कितनी होगी और ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस ऑन सीपीयू क्या होगा, 1 2 3 इस तरीके से आप लिख दीजिए। देन यू कैन कंपेयर विथ माय आंसर।
कस्तूरी महोपात्रा, पिछला क्वेश्चन छोड़ दिए, ये क्वेश्चन पे वर्क कीजिए प्लीज। और जो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो मार्क कीजिए, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू गेट योर आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी क्यू। Ready queue, and this is CPU. I'm repeatedly saying be careful with ready queue to show the order in which the processes are getting added. देखिए आप, time always start at 0, 0 पे कोई process नहीं है, first process comes at time 3, 0 to 3 is idle. Then who comes? P3 comes. P3 is going to run on CPU first. Allotted time quantum 3, 9, मतलब वो रन करेगा 6 तक preempt. Between 3 and 6, between time 3 and 6 देखिए कौन से प्रोसेसेस कौन से ऑर्डर में आ रहे हैं, राइट। फर्स्ट आएगा P5, नेक्स्ट आएगा P1, नेक्स्ट आएगा P2, P2 और P3 एक ही टाइम पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नया प्रोसेस के लिए हम प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट नया प्रोसेस ऐड करेंगे, देन प्रीएम्प्टेड प्रोसेस ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि P2 ने अभी रन नहीं किया, P3 ने एक बार रन कर चुका। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरीके से करना है आपको। एट टाइम 6 P2 also comes, P3 also tries to join the queue, दोनों एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी नया प्रोसेस होगा हम उसे चांस देंगे पहले यहां पर, इसलिए हमने P2 को पहले लिखा, देन P3। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट रन करेगा P5। P5 का रिक्वायरमेंट है 10, लेकिन रन करेगा 9 तक प्रीएम्प्ट। बिटवीन 6 एंड 9 कौन आए? ओनली वन प्रोसेस P4, तो P4 यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद P5 प्रीएम्प्टेड होके यहां पर ऐड हो जाएगा, देन P1 इज गोइंग टू रन, P1 नीड 6, तो देयरफॉर 12 इट इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड, P1 को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट P2 का रिक्वायरमेंट है 7, इट इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड एट 15, P2 को ऐड कर दीजिए। P3 का रिक्वायरमेंट है 9, राइट, एक बार रन किया है और एक बार रन करेगा 18 पर, प्रीएम्प्ट होगा, ऐड होगा। नेक्स्ट होगा P4 का रिक्वायरमेंट है 8, सो 21 प्रीएम्प्ट P4। नेक्स्ट होगा P5, ठीक है। P5 एक बार रन कर चुका, उसका रिक्वायरमेंट है 10, तो 24 प्रीएम्प्ट P5। फिर आएगा P1 एक बार रन कर चुका था, अब नाउ सेकेंड रन में कंप्लीट हो जाएगा एट 27, P1 हो गया। P2 आएगा, P2 का रिक्वायरमेंट 7 है, P2 ने एक बार रन किया, P2 तो 30 पे प्रीएम्प्ट होगा, ऐड। P3 का रिक्वायरमेंट है 9, P3 ने 2 बार रन किया, ये इसका आखिरी बार है, 9 यूनिट, सो मतलब 33 पे कंप्लीट हो जाएगा P3। फिर P4 भी एक बार रन हुआ, उसका रिक्वायरमेंट है 8, मतलब प्रीएम्प्ट होगा 36 पर, ऐड हो जाएगा P4। देन P5 का रिक्वायरमेंट 10 है, P5 ने सिर्फ 2 बार रन की, P5 में 2 बार रन किया, तो ये तीसरी बार रन हो रहा है, 39 पर प्रीएम्प्ट होगा, ऐड हो जाएगा। P2 का रिक्वायरमेंट 7 है, P2 ने 2 बार रन किया, तो इसका लास्ट रन है ये, 40 पर कंप्लीट हो जाएगा P2, ठीक है। फिर उसके बाद P4 का रिक्वायरमेंट 8 है, P4 ने दो बार रन किया, राइट,
6 मतलब 8 रिक्वायरमेंट 2 यूनिट्स पे कंप्लीट हो जाएगा 42। फिर लास्ट में P5 का रिक्वायरमेंट 2 है, P5 ने 2 बार रन किया, 3 + 3 6, 6 + 3 9, राइट। ये लास्ट रन है उसका, 10 यूनिट्स बर्स्ट टाइम है, मतलब 43 पर कंप्लीट हो गया। शेड्यूल लेंथ इज 43। अब देखिए कई लोगों ने रॉन्ग किया, कहां पर, सॉरी 43 नहीं है शेड्यूल लेंथ, फिर वही गलती कर रहा हूं मैं। 43 माइनस मिनिमम अराइवल टाइम इज 3, 40, शेड्यूल लेंथ इज 40। ऑर्डर ये देख लिया आप, 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 4 5 1 2 3, exactly correct. So those who got this answer, congratulations. यस करण, वी विल सी एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो मैं कोई टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, रिकॉर्ड कर कर आप वीडियो देख सकते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक्स, उस तरीके से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा कोई टॉपिक पर, लास्ट में कवर अप करने के लिए, फिर हम देखेंगे। वेरी गुड, सो दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स अगर रह रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, राइट, और फिर अपने ये प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए टिल योर माइंड से दैट, राइट, यू हैव गॉट द आंसर। एंड यू मस्ट प्रैक्टिस प्लीज, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू नेवर गेट, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू नेवर गेट। प्रैक्टिस इज द की फॉर द सक्सेस फॉर राउंड रॉबिन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम। वेरी गुड, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन। Performance of round robin. Performance of round robin will depend directly on time quantum. It directly depends on time quantum. Time quantum can be selected as either a small value or time quantum can be selected as a large value. So we are going to study, right? We are going to study what is going to happen if time quantum is small and what is going to happen if time quantum is large. If time quantum is small, it will lead to more context switch overhead. कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड बढ़ जाएगा, टाइम क्वांटम स्मॉल है, छोटे छोटे टाइम पर प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएंगे, तो मोर कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड। यहां पर होगा लेस कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड। तो ये ड्रॉबैक है स्मॉलर क्वांटम का, लेकिन एक एडवांटेज है स्मॉलर क्वांटम का। एडवांटेज ये है कि जो दूसरे प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं, they will get a chance to run on CPU at the earliest. They will get a chance to run on CPU at the earliest. ठीक है, तो मतलब this is going to improve interactiveness, right? That means this will have less starvation, and when I have large quantum, right, more starvation. Other processes will have to wait a longer time to get a chance to run on CPU when the time quantum is large, right? This is the conceptual understanding of large quantum and small quantum. अगर मान लीजिए आपका time quantum is very large, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, then we say that when it is very large, then round robin works like FCFS. मान लीजिए अगर आपका टाइम क्वांटम बहुत बड़ा है, मच ग्रेटर देन द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, देन राउंड रॉबिन स्टार्ट्स वर्किंग लाइक FCFS. And FCFS is not at all a good interactive system. It is not at all a good responsive system. It is not at all a good responsive system. And when the time quantum become very small, then
Most of the time we will be spending context switching, right? So therefore it will have efficiency of the system. Efficiency of the system tends to become zero if the time quantum is very small. क्योंकि process will run for a very small duration of time, preempt. Again, it will run for a very small duration of time, preempt. So we, based on this, we say that the time quantum should be never very small, should neither be very large. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा कि ये क्या मतलब है. I will try to show the meaning of very small quantum and very large quantum by means of a very simple problem, by means of a very simple example. मान लीजिए हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, 3 processes, arrival time 0 0 0, first time मान लीजिए 2 3 some 4. ठीक है. अब यहां पर हम लेंगे फर्स्ट केस में, let us say time quantum is very large, say 5. Time quantum is 5, very large. It is larger than the burst time of all the processes. तो इस टाइम क्वांटम के लिए अगर आप गैंट चार्ट बनाएंगे तो देखिए आप कैसे होगा. CPU सबसे पहले टाइम 0 P1 है, so P1 टाइम क्वांटम 5, लेकिन इसका टाइम है सिर्फ 2, कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद P2 रन होगा 3 यूनिट्स के लिए, कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद P3 रन होगा 4 यूनिट्स के लिए, कंप्लीट हो जाएगा. 9 हो गया. So this is just like FCFS. So when the quantum is very large, it works like FCFS. FCFS is not at all a good interactive system. FCFS is not at all a good responsive system. Second, ये देखिए आप, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये. मान लीजिए यही डेटा के लिए अगर आपके पास टाइम क्वांटम है ओनली 0.1, वेरी स्मॉल 0.1, और ये भी हम मान लीजिए, यहां पर ये भी मानेंगे हम कि शेड्यूलिंग ओवरहेड डेल्टा इज 2 यूनिट्स. ये वेरी इंटरेस्टिंग है गैंट चार्ट. टू प्रूव एफिशिएंसी इज वेरी लो. देखिए आप ये गैंट चार्ट कैसा प्रिपेयर होगा. दिस CPU 0, डेल्टा 2, P1 is going to run for 0.1, 2.1, it get preempted. फिर डेल्टा 4.1, P2 0.1 के लिए रन करेगा 4.2, डेल्टा 6.2, P3 रन करेगा 0.1 के लिए 6.3, प्रीएम्प्ट हो जाएगा. डेल्टा 8.3, P4 रन करेगा, राइट, 8.4. इस तरीके से. तो एक ही साइकिल लिया मैंने अभी, यहां पर हमने एक ही साइकिल लिया यहां से लेके यहां तक. तो ये एक साइकिल में हम देखना चाहेंगे कि CPU एफिशिएंसी कितनी है. एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूं एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का मतलब है यूजफुल कंप्यूटेशन बाई टोटल. टोटल का मतलब है यूजफुल प्लस ओवरहेड, नॉट यूजफुल ओवरहेड, राइट. देखिए आप, यूजफुल कंप्यूटेशन ये ड्यूरेशन में, एक राउंड में जो राउंड का ड्यूरेशन है 8.4, राइट. यूजफुल कंप्यूटेशन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है. 0.4 यूनिट्स यूजफुल कंप्यूटेशन है, और टोटल यूजफुल प्लस ओवरहेड, ओवरहेड और यूजफुल मिलाकर 8.4 है. तो मतलब यह है, दिस लाइक 4/84, दिस लाइक 1/21, almost 5%, right. So therefore efficiency become very low even though processor is busy. पूरा 100% बिजी है, 8.4 यूनिट्स में प्रोसेसर इज बिजी, लेकिन वो 100% बिजी यूनिट में 5% इज यूजफुल कंप्यूटेशन है, रिमेनिंग 95% ओवरहेड है. देखिए आप, ओवरहेड कितना है, 95%. 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 8 यूनिट्स. 1 2 3 4 8 यूनिट्स. 8/8.4 टाइम इज ओवरहेड कंप्यूटेशन. 95% ओवरहेड कंप्यूटेशन है, 5% यूजफुल कंप्यूटेशन है. तो मतलब यह है, टाइम क्वांटम जब अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो इट विल लीड टू हैवी कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड, राइट, मोर कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड. प्रोसेस विल रन फॉर ओनली स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. प्रीएम्प्ट देखिए आप, यहां पर प्रीएम्प्ट हो गया है, यहां पर प्रीएम्प्ट होगा, यहां पर प्रीएम्प्ट होगा,
यहां पर प्रीएम्प्ट होगा। अगर आप मान के चलिए कि पूरा अगर आप गैंट चार्ट बनाएंगे तो कंप्लीट द प्रोसेसेस आई विल हैव मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, I will have more context switch overhead. So based on this we say final conclusion that the time quantum should neither be too large and neither it should be too small. Time quantum should neither be too large or too small. If it is too large, then it will have problem of interactiveness, more starvation. If it is too small, it will lead to heavy context switch overhead. ये है मतलब, ठीक है? So this is the performance of round robin based on time quantum. I hope this point is clear. चलिए आप previous gate question लेते हैं round robin के ऊपर. Some questions I will work out, some I will give you a homework. You should work out and tell me. अगर फिर आपको कुछ problem हो तो हम क्लास में फिर करेंगे. Idleness is not overhead, please. Idleness is different. CPU idleness का मतलब वहां पर ना overhead है ना computation है. Idleness is not overhead. देवाशीष, चलिए questions लेंगे आगे. First question, I want everybody to work out in just 10 to 15 seconds. Come on, boys and girls. 10 to 15 seconds में इसका आंसर दीजिए. Previous gate question, 1 mark question. This is 1 mark numerical type, NAT. 1 mark previous gate question. 1 mark previous gate question. Quickly work out and tell. Direct problem. Time quantum is the amount of time for which the process can run on CPU. लखन गुप्ता, क्या है भाई? आप ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट होने के बाद आप व्हाट इज टाइम क्वांटम पूछ रहे हैं? आप ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. टाइम क्वांटम 1 यूनिट है यहां पर. आई थॉट यू आर आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ टाइम क्वांटम. ये क्वेश्चन में टाइम क्वांटम इज 1 यूनिट. Come on, what is the answer for this question? Very simple question, direct question. Everybody should tell the answer. Completion time of process A under round robin. शशांक पांडे 3 होगा. देखिए आप क्या होगा. टाइम क्वांटम 1 यूनिट है. बी केयरफुल एवरीबडी. Come on, what is the answer for this question? Yes, very good. What about Shresth batch? Where are you people? I want more answers from Shresth batch. Yes, very direct question. I hope you can understand. वंशराज कुदेसिया 11 नहीं है भाई. देखिए आप एक बार कहां पर रॉन्ग कर रहे हैं आप. Yes, 9 is correct. 9 is correct answer. Those who are getting other answer than 9, please check. अनस अहमद 7 कैसे होगा? देखिए आप, गेट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत. For these simple questions, you cannot make silly mistakes. You cannot make silly mistakes. हर्ष कुमार, श्रेष्ठ बैच 7 कैसे होगा? प्लीज, ये इतना सिंपल क्वेश्चन में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है. प्लीज, 9 is correct answer. टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 1 यूनिट. रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस जिस ऑर्डर में है A B C D, right? They arrive at time 0. They arrive at time 0. तो डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए. A, प्रीएम्प्ट B, C, D. फर्स्ट राउंड. बस टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या है ABCD के? 4A1 A1 यहां पर लिख लीजिए. A is 4, B is 1, C is 8, D is 1. तो फर्स्ट राउंड में B और D कंप्लीट हो जाएंगे. B और D 1 2 3 4 टाइम क्वांटम. B इज ओवर, D इज ओवर. तो रेडी B और हो गया, D भी हो गया. अब रहे कौन रेडी क्यू में?
राइट, बी और डी जब हो जाएंगे तो सिर्फ ए और सी रहेंगे, ए और सी। तो ए रन्स, सी रन्स, अगेन ए रन्स। ए का कितना है टाइम, टोटल बस टाइम 4 है, तो ए 4 टाइम रन होगा, 1 2 3, देन सी, देन अगेन ए। दिस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ ए, 5 6 7 8 9, दैट्स ऑल। ए कंप्लीट्स एट दिस पॉइंट। वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम्स में भी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो मतलब यू आर बेसिकली वेरी वेरी केयरलेस। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको और आपका अटेंशन इंप्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द एक्सेलेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स ऑफ गेट। गेट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन 2 मार्क्स। थोड़ा मैंने स्लाइटली चेंज किया है। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। राइट, जीरो प्लस का मतलब जैसे ही जीरो से हम स्टार्ट किए, जैसा काउंटर जीरो था, प्लस का मतलब यह है कि जस्ट आफ्टर जीरो, जस्ट आफ्टर जीरो, उसका मतलब यह है कि जीरो। जैसा कि हमने नेग्लिजिबल टाइम के लिए प्रोसेस रन किया सीपीयू पे, जैसा बोलते हैं जीरो प्लस का मतलब जस्ट आफ्टर जीरो। वेरी गुड, अभी बताया मैं जीरो प्लस का मतलब। जीरो प्लस का मतलब जस्ट आफ्टर जीरो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द काउंटर, मे बी नैनो सेकेंड्स के लिए रन किया है काउंटर, जीरो रिज्यूम करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पेपर ऑफ गेट। If anybody has worked out this, then that is excellent. Come on, I want you to try. I will give you 3 minutes of time. Please work out this question, think of it, and let me know the answer. Let me know the answer. Come on, boys and girls. Three minutes of time. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीटेडली आपको बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। आप आंसर का वरी मत कीजिए, कितना आप क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। How much are you able to penetrate in the question, that is very important. सब्सीक्वेंट रन का मतलब यह है, मौसम बादशर, सब्सीक्वेंट मतलब नेक्स्ट। माई सब्सीक्वेंट क्लास मतलब मेरी नेक्स्ट क्लास। तो प्रोसेस नेक्स्ट टाइम जब रन करेगा सीपीयू पर, वो मतलब है सब्सीक्वेंट रन। हियर यू कैन अज्यूम ऑल प्रोसेसेस अराइव एट द सेम टाइम, जीरो।
Any answers? Any answers? Okay, at least some answers I'm getting. What about rest batch students? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोज हु हैव नॉट फॉलोड द क्वेश्चन, मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे. कंसिडर अ सिस्टम विथ n प्रोसेसेस अराइविंग एट टाइम 0. 0 प्लस मतलब जस्ट 0. हमने काउंटर को जैसा ही हम स्टार्ट किया 0 प्लस बोलेंगे, मतलब काउंटर हैज स्टार्टेड विथ सब्सटैंशियली लार्ज बर्स्ट टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा बर्स्ट टाइम्स है प्रोसेसेस के. द सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड इज एस सेकेंड्स, डेल्टा इज इक्वल टू एस, टाइम क्वांटम इज क्यू सेकेंड्स. Using round robin scheduling, what must be the value of time quantum? हमें time quantum determine करना है such that each process is guaranteed to get its turn at the CPU exactly after t seconds in its subsequent run. मतलब क्या है, इस ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है. चलिए यहां पर मैं सॉल्व करूंगा. लेट अस से वी हैव 5 प्रोसेसेस P1 to P5. I want everybody to pay attention. Everybody put down your pens, put down, have a look on board, follow thoroughly. Let us assume there are 5 processes. Scheduling overhead delta is equal to S. Time quantum is given by Q और ये हमें determine करना है. तो अब राउंड रॉबिन और प्रोसेस का बर्स्ट टाइम काफी बड़ा है. बर्स्ट टाइम्स कितना है? तो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द गैंट चार्ट, ये देखिए आप जब आप गैंट चार्ट बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है. तो ये सीपीयू है, शेड्यूलिंग स्टार्ट्स एट 0. तो पहले हमें होगा डेल्टा एस, राइट. डेल्टा इज इक्वल टू एस, एस यूनिट्स रन करेगा. P1 रन करेगा, इट इज गोइंग टू रन फॉर क्वांटम क्यू, ठीक है. टाइम क्वांटम जो भी हमें वैल्यू हो डिटरमिन करनी है वो टाइम क्वांटम के लिए रन होगा, टाइम क्वांटम क्यू. तो रेडी क्यू में प्रोसेसेस, यहां पर रेडी क्यू डालेंगे हम, रेडी क्यू. तो रेडी क्यू में ऑलरेडी प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, P5. हमने P1 रन किया. तो नाउ P1 इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड, राइट, इज गोइंग टू गेट प्रीएम्प्टेड. और ये जो वैल्यू है S प्लस क्यू है, 0 to S ये शेड्यूलिंग ओवरहेड था, S क्वांटम क्यू है, मतलब ये टाइम है S प्लस क्यू जहां पर प्रीएम्प्ट हुआ प्रोसेस, राइट. इट गेट प्रीएम्प्टेड एंड पुट बैक टू द क्यू फॉर इट्स सब्सीक्वेंट रन. तो जब यहां पर प्रोसेस आया है फॉर इट्स सब्सीक्वेंट रन, नेक्स्ट रन के लिए यहां पर ऐड हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट रन के लिए हम ये पूछ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि क्वांटम की वैल्यू कितनी होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम क्यू. अगर टाइम क्वांटम ज्यादा होगा तो P1 शायद T के बाद रन होगा, टाइम क्वांटम छोटा होगा तो P1 टाइम क्वांटम से पहले रन करेगा, राइट, T से पहले रन करेगा. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम क्यू सच दैट ईच प्रोसेस, अब मान लीजिए प्रोसेस P1 should get a chance, P1 compulsory should get a chance to run on the CPU exactly after t seconds. मतलब ये है P1 यहां पर स्टार्ट करना है CPU पर अगेन फॉर इट सब्सीक्वेंट रन एग्जैक्टली आफ्टर t, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो ड्यूरेशन है t सेकेंड्स. अगेन देखिए आप, P1 got preempted, first run. What must be the value of quantum Q such that P1 is guaranteed to get its turn on the CPU? This is again its turn on the CPU exactly after t seconds. मतलब यहां से लेके यहां तक ये ड्यूरेशन है, ये t होना चाहिए. मतलब ये है within this duration t, we should be able to schedule P2, P3, P4, P5 with their scheduling overheads. मतलब कैसा रन करेंगे, scheduling overhead delta P2. P2 is going to run for Q. This is scheduling overhead S. Here again delta S.
P3 is going to run for quantum Q, right? Again delta S. P4 is going to run for quantum Q. Then delta S. P5 is going to run for quantum Q. Then delta S. देखिए आप इस तरीके से होगा, मतलब ये जो ड्यूरेशन है यहां से लेके यहां तक t का जो ड्यूरेशन है वहां पर हमें 1 2 3 4 प्रोसेसेस को कंप्लीट करनी होगी, 4 प्रोसेसेस। और कितने ओवरहेड्स होंगे? 1 2 3 4 5 ओवरहेड्स। तो ये जो ड्यूरेशन है P1 जब फर्स्ट टाइम प्रीएम्प्ट हुआ, यहां से इट हैज टू वेट फॉर t यूनिट्स टू गेट अ चांस इन इट सब्सिक्वेंट रन। लुक एट दैट अगेन, रीड कीजिए स्टेटमेंट। व्हाट मस्ट बी द क्वांटम q, दिस क्वांटम वैल्यू q सच दैट ईच प्रोसेस, मतलब P1, हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं P1 इज गारंटीड टू गेट इट्स टर्न एट द CPU एग्जैक्टली आफ्टर t, यहां पर इन इट सब्सिक्वेंट रन, मतलब जब यहां पे प्रीएम्प्ट हुआ, सब्सिक्वेंट रन यहां पर जब रन करेगा, मतलब इट शुड नॉट वेट फॉर मोर देन t यूनिट्स। तो मतलब यह है कि विद इन दिस t यूनिट्स हमें ये प्रोसेसेस P3 P4 P2 P3 P4 P5 को रन करना है विद अलॉन्ग विद देयर डेल्टा यूनिट्स। ये है। तो अगर देखिए आप Q की वैल्यू अगर इतनी है, जहां पर हम जो लिखे हैं अगर इतनी है, तो मतलब इट विल गेट अ चांस टू रन आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर t। अगर हम मान लीजिए Q की वैल्यू बढ़ा देंगे तो P1 विल गेट अ चांस नॉट हियर मे बी हियर। अगर हम रिड्यूस कर देंगे क्वांटम की वैल्यू Q, रिड्यूस कर देंगे क्वांटम की वैल्यू Q, तो मतलब यह है कि P1 विल गेट नॉट आफ्टर t बट बिफोर t इटसेल्फ, बिफोर t से पहले ही रन करेगा अगर क्वांटम की वैल्यू Q होगी। तो एग्जैक्टली आफ्टर t के लिए ये इक्वेशन के बेसिस पर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्या आप कोई बताएगा आंसर क्या होगा? ये डायग्राम के बेसिस पर कोई बताएगा व्हाट विल बी द आंसर? कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर based on this diagram? At least can anybody tell me what will be the answer? Yes, Ranjan, you are right. देखिए देखिए सोचिए, दिस सिंपल मैथमेटिक्स, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहां पर Q की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? आप इक्वेशन बताना पड़ेगा T और N और कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड S के टर्म्स में। व्हाट शुड बी Q? व्हाट शुड बी Q? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q बेस्ड ऑन दिस डायग्राम? What should be the value of time quantum Q based on this diagram? चलिए करते हैं, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल है, प्लीज सी ऑन बोर्ड। देखिए टोटल ड्यूरेशन T, इन दिस ड्यूरेशन T, इन दिस ड्यूरेशन जो यहां से स्टार्ट हो रहा है T और यहां पे खत्म हो रहा है, इन दिस ड्यूरेशन T आई हैव कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड एंड ऑल्सो कंप्यूटेशन। कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड है कैलकुलेट कीजिए? 1 2 3 4 5 कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड है। P2 P3 P4 P5 और P1 का एक 5 है, मतलब 5 अगर प्रोसेसेस है तो 5 ओवरहेड्स है। अगर 10 प्रोसेसेस होंगे तो 10 ओवरहेड्स होंगे, अगर n प्रोसेसेस है तो n ओवरहेड होंगे। am I right? n ओवरहेड्स। तो मतलब द टोटल टाइम स्पेंड इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज ns। दिस कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड टाइम देखिए आप 1 2 3 4 5 तो ns। यूजफुल कंप्यूटेशन कितना है? यूजफुल कंप्यूटेशन देखिए आप 1 2 3 4 टाइम्स क्वांटम Q, 4 टाइम्स Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, 4Q। मतलब अगर 5 प्रोसेसेस हैं तो 4 टाइम्स क्वांटम है, P2 के लिए, P3 के लिए, P4 के लिए, P5 के लिए, 4 प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो इन जनरल n प्रोसेस के लिए टोटल टाइम क्वांटम कितना हो जाएगा? n-1। तो t माइनस ns अगर आप ड्यूरेशन देखें, t माइनस ns, देखिए आप ये ड्यूरेशन है t, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड है ns, दिस s प्लस s प्लस s प्लस s प्लस s 5s ns। तो t माइनस ns जो है दिस इज कंप्यूटेशन एंड दिस इज ओवरहेड, दिस ओवरहेड। तो t माइनस ns इज कंप्यूटेशन टाइम,
टोटल टाइम में से हम ओवरहेड टाइम अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कंप्यूटेशन टाइम है ये, कंप्यूटेशन टाइम ऑफ P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, this T minus Ns. So this is equal to nothing but, it is equal to nothing but the number of times the quantum Q. कितने quantums हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 into Q. In general n minus 1 into Q. n is 5, तो 4 क्वांटम्स है 4 प्रोसेसेस के लिए, 1 2 3 4. अगर 5 प्रोसेसेस है तो 4 प्रोसेसेस के लिए यहां पर क्वांटम है, n प्रोसेसेस अगर रहेंगे तो n माइनस 1 इंटू क्वांटम. सो लॉजिकली t माइनस एन एस ड्यूरेशन इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्यू. ये बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरा प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूं. देखिए आप, प्रोसेस स्टार्ट किए हम 0 से, शेड्यूलिंग ओवरहेड s, P1 रन किया, क्वांटम Q, उसके बाद प्रीएम्प्ट हो गया, ऐड हो गया एंड ऑफ द क्यू पर. फिर यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, P1 गॉट प्रीएम्प्टेड, सो फ्रॉम दिस टाइम वी हैव टू वेट एग्जैक्टली t यूनिट्स टू गेट P1 ऑन द CPU अगेन. तो मतलब इन दिस ड्यूरेशन t वी आर सपोज टू रन द रिमेनिंग n-1 प्रोसेसेस. कैसे? P2 P3 P4 P5 विद देयर ओवरहेड, फिर P1 का भी ओवरहेड. यहां से P1 स्टार्ट करेगा कंप्यूटेशन एग्जैक्टली ऑन CPU. तो इन दिस ड्यूरेशन t we have n scheduling overheads, n scheduling overheads. So ns is the total scheduling overhead time. Matlab from t if I subtract ns, what I get is nothing but the quantum value of q plus q plus q plus q. Matlab t minus ns is logically equal to n minus 1 time 4 processes. So n minus 1 times the value of quantum q. That's all. If you are able to establish this equation, you get your answer. Right? You get your answer. Therefore, from here, we can conclude Q is nothing but T minus Ns by n minus 1. ये एक मेरा अप्रोच है, और भी कई अप्रोचेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए. यस सौरभ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर राइट, दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन. हाँ, और मोहम्मद इब्राहिम, यू आर राइट, यू कैन डू इट अदर वे ऑल्सो, बट दिस इज अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ डायग्राम उतारिए, अंडरस्टैंड कीजिए, एक लाइन में आप आंसर आ जाएगा. So those who have still not followed, please watch my video again and again, make your understanding, sequential understanding, and like that it will happen for P2. P2 यहां पर कंप्लीट हो गया ना, तो यहां से P2 का होगा, फिर अगेन टाइम T, P1 के बाद P2 यहां पे आ गया, फिर P3. So every process के लिए वैसे कंटिन्यू होते जाएगा. Every process is guaranteed to get a chance exactly after t seconds. This is the idea of this problem. ठीक है? So again I am repeating, those who have still not followed, my advice is please watch my video again and again till you get the answer. उसके बाद भी अभी आप नहीं आ रहा तो आप मुझे ईमेल कीजिए, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मैं आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कम ऑन. ये तो ओरल क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं चाहूंगा कि मैं करे बगैर आप ही इसका आंसर दें मुझे. चलिए, वेरी गुड. ऋतुराज आनंद, यस दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एज आई टोल्ड अर्लियर. इसका आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे. Consider the following set of processes assumed to have arrived at time 0. Consider the CPU scheduling algorithm shortest job first and round robin. Direct question, shortest job first and round robin, दोनों का comparison कर रहे हैं हम. For round robin, assume that the processes are scheduled in the order P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, ये order में. If the time quantum for round robin is 4 milliseconds, then the absolute value of the difference between the average turnaround time, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं राउंड, कंपेयरिंग टू एल्गोरिथम. चलिए जल्दी जल्दी बताइए. मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आप करोगे इसे. कौन आप करोगे? एवरेज टर्नअराउंड टाइम का डिफरेंस बताइए ऑफ एसजेएफ एंड राउंड रॉबिन. दिस इज अ NAT क्वेश्चन, previous gate question under category of NAT. Come on, work out. Rounded off to 2 decimal places. जल्दी गैंट चार्ट प्रिपेयर कीजिए. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव, राउंड रॉबिन. The moment I say SJF, it is round robin. I mean, sorry, non preemptive.
गैंट चार्ट बनाइए, एसजेएफ का करिए, फिर राउंड रॉबिन का बनाइए, टर्न अराउंड टाइम दोनों के फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस निकालिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस. Come on, come on, come on, boys and girls, do it fast. एसजेएफ का गैंट चार्ट मैं बना दूंगा आपके लिए, बहुत छोटा सा गैंट चार्ट. So we start at time 0, if nothing is mentioned, it is given arrived at time 0, shortest job first, assume to have arrived at time 0. So shortest job first में हम पहले रन करेंगे P3 2 units, followed by P4 6, followed by P2 15, sorry 6 plus 7 13, and then finally P1 13 plus 8 21. ये है एसजेएफ. चेक कर लीजिए एक बार. तुषार पोदार, you are saying 5.25. Let me see other people. $5.25, everybody is saying 5.25. I hope you are right. So let me draw the Gantt chart for round robin. यहां पर ही बता दूंगा मैं राउंड रॉबिन का Gantt chart. प्रोसेसेस जो रेडी क्यू में है P1, P2, P3, P4 इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, वही ऑर्डर में हम रन करेंगे P1, P2, P3, P4. तो 0 P1. टाइम क्वांटम कितना है भाई? 4 है. P1 इज गोइंग टू रन फॉर 4 यूनिट्स प्रीएम्प्ट. तो यहां पर रेडी क्यू बना लेंगे P1, P2, P3, P4. तो P1 ने रन किया, प्रीएम्प्ट होगा, P4 के बाद आ जाएगा. देन P2 रन करेगा 4 यूनिट्स 8 प्रीएम्प्ट, P2 के बाद ऐड हो जाएगा P3. P3 इज गोइंग टू फिनिश एट 10, राइट. P3 ऐड नहीं होगा. देन P4 4 यूनिट्स रन करेगा, कंप्लीट हो जाएगा. देन आई हैव ओनली P1 एंड P2. P1 कंप्लीट हो जाएगा 18 पर. ठीक है, फिर उसके बाद P2 कंप्लीट हो जाएगा 21 पर. दैट्स इट. इज अ Gantt chart. So I hope everybody is agreeing. I am very happy nobody has done wrong here. So 5.25 is the correct answer, I suppose. So the answer is 5.25. 5.25 is the correct answer. Okay. तो यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद मैं आपको एक राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्स टाइम. और फिर मैं आपको चंद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा, आप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है, तो वी विल गो फॉर ए ब्रेक, हाफ एन आवर ब्रेक. 7:45 हो रहे हैं. So we'll meet at 8:15. So we'll meet at 8:15. We'll meet at 8:15. ठीक है, चलिए we'll take a break. आप दूसरे क्वेश्चन जो हैंड आउट आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, वो हैंड आउट में से आप दूसरे क्वेश्चंस आपने अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन. विल डिस्कस आफ्टर द ब्रेक. चलिए 8:15 पर विल मीट.